द बैड्स ऑफ बॉलीवुड एक ऐसा शो जिसका की जो रियल नाम है वो शो के क्लाइमैक्स में जाकर रिवील होता है और वो भी एक ह्यूमंगस प्लॉट ट्विस्ट के साथ। और ये प्लॉट ट्विस्ट आने वाला है, इसके लिए हमें कई सारी हिंट्स भी दी गई थी शो में, जिन हिंट्स के बारे में कि हम इस वीडियो में बात करेंगे। और हाँ, अगर ये सैटारिकल कॉमेडी ड्रामा है तो यहाँ पर बॉलीवुड की कई सारी चीजों को इसमें रेप्लिकेट किया हुआ है, जिन सारे ही रेफरेंसेस के ऊपर तो बात नहीं की जा सकती इस एक वीडियो में। इसके लिए तो पूरा 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में जो मेन है और जो मैंने नोटिस करी है स्पेशली, उनके ऊपर बात कर लेते हैं। और तुमने जो नोटिस किया वो तुम मुझे कमेंट्स में लिख के भी बता सकते हो। तो चलो फिर शुरुआत करते हैं। तो देखो, एक कहावत है कि बॉलीवुड इज SRK और SRK इज बॉलीवुड। और इस शो के डायरेक्टर यानी कि आर्यन खान के तो पप्पा ही SRK है, तो अपने पप्पा के कितने सारे रेफरेंसेस डाले होंगे आर्यन ने। सर्वप्रथम मोस्ट नोटिसेबल थिंग तो यही थी कि यहाँ पर जो आसमान सिंह का कैरेक्टर है, जो कि आउटसाइडर है बॉलीवुड के अंदर, और वो आता है दिल्ली से सेम एज शाहरुख खान। एंड जो दूसरी चीज है ना कि यहाँ पर जो अजय तलवार का कैरेक्टर है वो यहाँ पर ऐसे बेबाकी से जो सिगरेट पीता है ना पब्लिक प्लेसेस में, वो रिवॉल्वर के सक्सेस पार्टी पे भी जब वो आता है तो वो सिगरेट पीते हुए ही आता है। उसे कोई डर नहीं है कि प्रेस उसके बारे में क्या बोलेगी। सेम एज SRK, बिल्कुल SRK का यही स्वैग रहता है सिगरेट पीते हुए। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि SRK खुद यहाँ पर पब्लिकली ये एक्सेप्ट करते हैं कि उन्हें स्मोकिंग की बैड हैबिट है। और यहाँ पर शाहरुख खान की मूवी DDLJ के तो दो रेफरेंसेस है यहाँ पर इस शो के अंदर। पहला तो लक्ष्य यानी कि आसमान सिंह का वो पलट वाला डायलॉग, और दूसरा यहाँ पर जब वो चेस सीक्वेंस चल रहा होता है तब यहाँ पर राघव का कैरेक्टर ये कहता है कि एकदम DDLJ वाली फीलिंग आ रही है। और फिर यहाँ पर आसमान सिंह ये कहता है कि DDLJ में कोई किसी को भगा के नहीं ले जा रहा होता, तूती है। और ये जो आसमान सिंह और उसके डैड यहाँ पर ये पनवाड़ी की दुकान पे खड़े होते हैं और बात कर रहे होते हैं ना, ये दुकान वाला एक्चुअली यहाँ पर SRK की रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है, जो कि एक शो में भी हमें ये नजर आए थे। और यहाँ पर शो के ऑलमोस्ट क्लाइमैक्स में यहाँ पर जब आसमान सिंह का कैरेक्टर जो है वो यहाँ पर अपनी पहली फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीतता है, तब वो यहाँ पर अपने फादर को लेकर एक इमोशनल स्पीच देता है और ये कहता है कि ये अवार्ड मेरे फादर के लिए। और ऐसी ही सेम चीज करी थी यहाँ पर SRK ने एक अवार्ड फंक्शन में, यहाँ पर उनकी मदर के लिए उन्होंने इमोशनल स्पीच बोली थी इंस्टेड ऑफ यहाँ पर आसमान सिंह ने अपने फादर के लिए बोली है। और हाँ, फादर से याद आया कि जब यहाँ पर शो के अंदर आसमान सिंह के जो फादर होते हैं वो मर जाते हैं, और जो उनका पूरा अंतिम संस्कार वाला सीन है ना, वो यहाँ पर कभी खुशी कभी गम के इस सीन से टोटली मैच करता है। मतलब जैसे यहाँ पर SRK इस तरीके से फ्रेम में आते हैं, बिल्कुल राघव भी उसी तरीके से फ्रेम में आता है। तो अब SRK की मूवी के इतने रेफरेंसेस तो मैंने नोटिस कर लिए, अगर आपने कुछ और किए हो तो आप मुझे बता सकते हो। तो अभी यहाँ पर वापस रेफरेंसेस पर आएंगे, लेकिन सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि जो यहाँ पर इस शो का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट है, उस ट्विस्ट को यहाँ पर कैसे शो के अंदर हिंट किया जा रहा था हमें कि ये ट्विस्ट आने वाला है। ध्यान से देखो सालो। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो रिवॉल्वर मूवी की सक्सेस पार्टी होती है ना, वहाँ पर जो अजय तलवार का कैरेक्टर आता है और यहाँ पर सबसे पहले वो आसमान सिंह को क्या कहता है, कांग्रेचुलेशंस बेटा। और यहाँ पर कन्वर्सेशन में 2 बार बेटा बोल देता है वो उसको। एक बार कैजुअली बोला तो ठीक है, लेकिन 2 बार। एंड जब यहाँ पर जो आसमान सिंह की मॉम और डैड होते हैं, डैड का तो अब क्या ही करे, डैड तो कोई और ही है, हाँ, पर अभी के लिए जो उसके मॉम और डैड होते हैं वो जब यहाँ पर अजय तलवार से मिलते हैं तो पीछे जो गाना बज रहा होता है ना, वो गाना होता है दुनिया हसीनों का मेला। अगर ध्यान से सुनोगे तो सुनाई देगा। और इसी गाने का यहाँ पर एंड में भी यूज किया गया है वो ट्विस्ट को दिखाने के लिए। अब और भी हिंट्स है, लेकिन यहाँ पर कैरेक्टर को चेंज करते हैं। अब कैरेक्टर लेते हैं यहाँ पर अजय तलवार की बेटी का। अब आसमान सिंह और यहाँ पर अजय तलवार की बेटी आपस में सिबलिंग्स है, इसका भी हिंट हमें दिया गया है वो एयरपोर्ट वाले सीन में, जहाँ पर की इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होती है और ये कहता है कि राखी बांध ले। मुझे तो लगता है बांध ही लेनी थी भाई तब। ओके, तो अब ये हिंट्स के ऊपर तो बात कर ली। अब आते हैं फिर से यहाँ पर बॉलीवुड के रेफरेंसेस पर और बात करते हैं मेरे वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर रजत बेदी सर का जो कैरेक्टर है यहाँ पर इस शो के अंदर, जरज सक्सेना। अभी डिटेल इनके किसी सीन में नहीं है, बल्कि इनके नाम में ही है। इनके कैरेक्टर का जो नाम है जरज, उसके बीच का जो R अल्फाबेट है ना, उससे उल्टा या सीधा पढ़ो यहाँ पर बनता है राज। और राज सक्सेना उनके कैरेक्टर का नाम था कोई मिल गया के अंदर। और रजत बेदी सर को ये पीले कपड़ों में देखकर तुम्हें नॉस्टैल्जिया तो फील हुआ ही होगा, मुझे तो हुआ था। राज सक्सेना भाई कितना कूल विलनिश कैरेक्टर था कोई मिल गया के अंदर वो। अभी जरज सक्सेना से सीधा जंप करता है करण जौहर के ऊपर। देखो, करण जौहर ने यहाँ पर इसके अंदर खुद का ही रोल प्ले किया है, यानी कि इनको कोई भी ऐसा फिक्शनल नाम नहीं दिया गया। तो एक सीन में करण जौहर ये बोलते हैं कि डोंट मेस विद मूवी माफिया। तो ये यहाँ पर खुद का ही मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्हीं के शो कॉफी विद करण में यहाँ पर ये मूवी माफिया का जिक्र यहाँ पर कंगना रनौत ने किया था काफी सारे फिल्म मेकर्स और प्रोड्यूसर्स के खिलाफ। और एक और चीज यहाँ पर करण जौहर के रिलेटेड यहाँ पर इस शो के अंदर दिखाई गई है काफी ह्यूमरियस वे में। अगर तुमने शो को पूरा देखा है तो तुम्हें वो तो याद ही होगा कि यहाँ पर ये जो फ्रेडी और जो जरज
सक्सेना का कैरेक्टर है, इन दोनों के बीच में एक डील होती है और उस डील के मुताबिक यहाँ पर जो फ्रेडी का कैरेक्टर है उसको अपनी प्रोडक्शन कंपनी सोडा वाला के 51% शेयर यहाँ पर जरज सक्सेना को देने होंगे। अब यहाँ पर एग्जैक्टली तो नहीं बट ऑलमोस्ट सेम चीज यहाँ पर धर्मा प्रोडक्शंस के साथ ही यहाँ पर फिलहाल में हुई थी 2024 में ही। तो हुआ कुछ ऐसा है कि यहाँ पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो सीईओ है यानी कि आदर पूना वाला, उन्होंने यहाँ पर करण जौहर के पास से धर्मा प्रोडक्शंस के 50% शेयर एक्वायर कर लिए हैं। तो अब यहाँ पर ये दोनों 50-50 के मालिक है यहाँ पर धर्मा प्रोडक्शंस में। अब देखो यहाँ पर इस शो के अंदर अगर आर्यन खान ने बॉलीवुड की सारी चीजों को कवर किया है तो यहाँ पर क्रिटिक्स को कैसे छोड़ देता वो। तो यहाँ पर उन्होंने एपिसोड 1 के अंदर ये क्रिटिक को दिखाया है जो कि यहाँ पर एक्चुअली टोटली रिजेंबल करता है राजीव मसंद से। आप में से कुछ लोगों ने यहाँ पर संदीप रेड्डी वांगा के इंटरव्यू से यहाँ पर इनको जाना होगा, बिल्कुल मेरी तरह। एंड जो ये पूरा इंटरव्यू राउंड टेबल वाला सीन है वो रिजेंबल करता है बॉलीवुड के काफी फेमस राउंड टेबल से, जिसमें ये नेपोटिज्म वाला पॉइंट उठाया गया था एक आउटसाइडर के थ्रू। एंड जैसा कि तुम सब जानते हो कि यहाँ पर वो आउटसाइडर है सिद्धार्थ चतुर्वेदी, और जिन्होंने की यहाँ पर अनन्या पांडे के लिए ये बोला था कि जहाँ पर इनका स्ट्रगल शुरू होता है वहां पर हमारे सपने पूरे होते हैं। अभी यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि ये जो रियल लाइफ वाला इंटरव्यू है ना यहाँ पर सिद्धार्थ चतुर्वेदी और अनन्या पांडे वाला, पता है वो किसने लिया था? राजीव मसंद ने। और भाई लोग, क्या आपने जो अपने भाई जान है यानी कि सलमान खान, उनके कैमियो को एंजॉय किया? वैसे तो काफी छोटा कैमियो था लेकिन यहाँ पर उनमें जो उनकी एक्चुअल पर्सनालिटी है बॉलीवुड के अंदर वो पूरी तरीके से एक्सपोज यानी कि हमारे सामने आ जाती है कि यहाँ पर जो अपने भाई जान है उनको बॉलीवुड की ऐसी पार्टीज बिल्कुल पसंद नहीं है, पर उनको दिखावा तो करना ही पड़ेगा बिकॉज ही इज अ बिग स्टार एंड ही हैज टू बी हम्बल। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इसको लेजी कैमियो तो बिल्कुल भी बोलना सही नहीं रहेगा। हाँ, भाईजान का स्क्रीन टाइम काफी कम था और एकदम छोटा कैमियो था, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो भाईजान की पर्सनालिटी है उसको काफी अच्छे से रखता है हमारे सामने ये कैमियो। तो अभी कैमियोज की बात चली रही है तो यहाँ पर रणवीर सिंह का जो एक्सटेंडेड कैमियो था उसके ऊपर भी बात कर लेते हो। तो यहाँ पर रिवॉल्वर की सक्सेस पार्टी में जब रणवीर सिंह एज रणवीर सिंह आते हैं तो उनके और करण जौहर के बीच में जो वो फनी कन्वर्सेशन होती है ना, जहाँ पर कि करण जौहर ये कहते हैं कि मेरी मूवी ने तुम्हारा करियर बचाया, और यहाँ पर जो रणवीर सिंह का है वो कहते हैं कि मेरी परफॉर्मेंस ने तुम्हारी मूवी को बचाया। तो यहाँ पर बात हो रही है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी इस मूवी की, क्योंकि यहाँ पर इस मूवी के इर्द गिर्द यही सिचुएशन थी। रणवीर सिंह का करियर भी कुछ खास नहीं चल रहा था और यहाँ पर जो धर्मा प्रोडक्शंस की मूवीज हैं वो भी फ्लॉप हो रही थी। तो यहाँ पर करण जौहर ने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को डायरेक्ट किया और ये मूवी अच्छी खासी चल गई और आर्यन खान को उनका जोक मिल गया। अभी देखो ये जो सोडा वाला प्रोडक्शन हाउस हमें दिखाया गया है ना, वो यहाँ पर सिमिलर है नाडियाड वाला प्रोडक्शन हाउस से, ये तो सभी जानते हैं। पर यहाँ पर ये जो 3 फिल्म कॉन्ट्रैक्ट वाली सारी चीजें है ना, वो यहाँ पर बॉलीवुड में सबसे ज्यादा वायरफ करता है यानी कि आदित्य चोपड़ा। अब तुमको क्या लगता है कि ये जो फ्रेडी का कैरेक्टर है वो आदित्य चोपड़ा से यहाँ पर इंस्पायर्ड है या फिर साजिद नाडियाड वाला से? और भी बहुत सी मूवीज के रेफरेंसेस है, जैसे कि यहाँ पर रणवीर सिंह का जो कैमियो था और राघव के साथ जो कन्वर्सेशन होती है उसमें रणवीर सिंह कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं जैसे कि रियल गली बॉय और हार्ड हार्ड, ये यहाँ पर डायरेक्टली गली बॉय मूवी का ही रेफरेंस है। और एपिसोड 1 के अंदर यहाँ पर वो जो ड्रग वाला पूरा दिखाया था वो तो यहाँ पर एग्जैक्टली सेम कास्टिंग, इतनी एक्यूरेट कास्टिंग कैसे करी होगी तुम ये सोचो। मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन उन ऑफिसर का चेहरा तो यहाँ पर कास्टिंग में ढूंढ लिया उन्होंने, लेकिन यहाँ पर उनके जो पीछे ऑफिसर थे, उनके जो असिस्टेंट, उनके लिए भी इतनी परफेक्ट कास्टिंग। भाई फुल मूड में आके बंदे ने बनाया ये पूरा शो और इतना ही ज्यादा फन और एंटरटेनिंग भी लगा मुझे। अब तुम्हें ये शो कैसा लगा और ये वीडियो कैसा लगा तो मुझे ये भी कमेंट्स में लिख के बताओ, ठीक है। और भी बहुत रेफरेंसेस है मुझे पता है, लेकिन सारे कवर तो नहीं कर सकते ना एक वीडियो में। अब तुम मुझे बताओ कि और क्या रेफरेंसेस है, आओ कमेंट सेक्शन में बात करते हैं। बाकी अभी चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।